हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो जितने भी सारे बच्चे हैं जल्दी से जल्दी आप लोग आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का जो फिजिक्स है उसका जो चैप्टर 7 है जिसका नाम क्या है, प्रतिवर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, उसका पार्ट 6 को हम लोग कवर करेंगे। और पार्ट 6 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पार्ट 6 में हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पूरा का पूरा जानकारी लेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, इसका सिद्धांत क्या होता है, इसका कार्य विधि क्या होता है, इसकी रचनाएं क्या होती है। ये सारी चीजें को हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी बच्चों के लिए। तो सभी बच्चे क्या करिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और इसके पहले हम लोगों ने, बाबू ध्यान में रखना है कि इसके पहले हम लोगों ने बाबू पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 हमने कर रखा है। अगर आपने नहीं किया है तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपको पार्ट मिल जाएगा, आ जाके आप क्या करिए कि उसको कवर कर लीजिए। बहुत ज्यादा जरूरी है उसको कवर करना, ताकि आगे जब आप ये पढ़ेंगे ना तो आपके लिए आसानी होगा। ठीक है, चलिए। और जितने भी सारे बच्चे हैं चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे दबा दीजिए। लाइक नहीं किए हैं फटाफट से लाइक कर दीजिए। और बच्चे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होने का कोई भी चार्ज नहीं है। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। नंबर क्या है, 9135742024। ठीक है, आप इस पे क्या करिए, व्हाट्सअप मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी क्या करिए, व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होने का कोई भी चार्ज नहीं है ना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बाबू यहाँ पे बात आता है पीडीएफ नोट सर जी कैसे प्राप्त करें। तो बाबू पीडीएफ नोट्स मात्र 499 में ही मिल रहा है आपको। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहीं से जाके बाबू परचेस कर लीजिए। अब इसमें आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सब्जेक्टिव मिलेगा, पैनल का पीडीएफ मिलेगा, ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी। तो आप जाइए फटाफट से क्या करिए बाबू, फटाफट से परचेस कर लीजिए। ठीक है, क्या करिए फटाफट से आप लोग क्या करिए, परचेस कर लीजिए जल्दी से जल्दी। नहीं तो एक नंबर है मेरा, नंबर लिख देते हैं 6299248935, है ना। आप इस पे क्या करिए, व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू आप हमसे संपर्क करिए। ठीक है, और यही मेरा इकलौता नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। अगर किसी नंबर से आपके पास मैसेज जाता है तो समझिए पूरा का पूरा वो फ्रॉड है। चलिए बाबू क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले, ट्रांसफार्मर पढ़ने से पहले एक टॉपिक है जिसको कवर करना बहुत जरूरी है। बाबू टॉपिक का नाम क्या है, अनुनादी परिपथ। अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं, ये बाबू हम आपको समझाने वाले हैं। उससे पहले हम आपको समझा दें कि बाबू हमने आपको प्रेरकीय प्रतिघात पढ़ाया था, धारतीय प्रतिघात पढ़ाया था। प्रेरकीय प्रतिघात में हमने क्या पढ़ाया था कि बाबू ऐसा प्रतिवर्ती धारा परिपथ, मतलब प्रतिवर्ती धारा परिपथ में एगो प्रेरक द्वारा लगाया गया एगो अवरोध होता है जिसे हम लोग प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं, है ना। यानी बाबू याद रखना है, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में एगो प्रेरक द्वारा लगाया गया अवरोध को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरकीय परिपथ कहते हैं, परिपथ कहते हैं। और प्रेरकीय परिपथ को किससे सूचित किया जाता है, एक्सएल से। एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है। ठीक है, अब बाबू हमने आपको पढ़ाया था धारतीय प्रतिघात। और धारतीय प्रतिघात क्या होता है कि जो प्रतिवर्ती धारा परिपथ में एक संधारित्रों के द्वारा लगाया गया अवरोध होता है। प्रतिवर्ती धारा परिपथ में संधारित्रों के द्वारा लगाया गया अवरोध होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धारतीय प्रतिघात कहते हैं। अब धारतीय प्रतिघात क्या होता है प्यारे बच्चों, एक्सी होता है। एक्सी इक्वल टू क्या होता है, 1/में ओमेगा सी होता है। ये दोनों चीजें हमने आपको क्लियर कराया था, है ना, क्लियर कराया था ना कि बाबू प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है। और एक्सी इक्वल टू क्या होता है, 1/में ओमेगा सी होता है ना। अब इसे हम लोग धारतीय प्रतिघात कहते हैं, इसको हम लोग प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। प्रेरकीय प्रतिघात किसे कहते हैं कि बाबू प्रतिवर्ती धारा परिपथ में एगो प्रेरक द्वारा लगाया गया अवरोध को हम लोग प्रेरकीय प्रतिघात, और प्रतिवर्ती धारा परिपथ में एगो संधारित्रों के द्वारा लगाया गया अवरोध को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसको कहते हैं हम लोग क्या, तो ध्यान में रखना है, धारतीय प्रतिघात। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बाबू जब इतना आपको समझ में आ गया, जब इतना आपको समझ में आ गया, तब यहां पे आप लोग देखिए, तब यहां पे आप लोग देखिए, आप सभी बच्चे अब यहां पे आप लोग देखिए। ठीक है बाबू की, अब अनुनादी परिपथ क्या होता है, तो अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं कि जब एलसीआर परिपथ में, अब एलसीआर परिपथ क्या होता है, यहां पे आप लोग ध्यान रखना है कि ऐसा प्रतिवर्ती धारा परिपथ जिसमें श्रेणी क्रम में एगो प्रेरकत्व जुड़ा हो, एगो संधारित्र जुड़ा हो, और एगो प्रतिरोध जुड़ा हो, इस प्रकार के परिपथ को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के परिपथ को कहा जाता है क्या, एलसीआर परिपथ। ठीक है, ये सारी चीजें तो हमने आपको पढ़ा रखी है पिछली कक्षाओं में। इसका बाबू यहाँ पे इंपिडेंस कैसे निकाला जाता है ये भी बताया हमने। बाबू tan फाई का मान कैसे निकाला जाता है, कलांतर कैसे निकाला जाता है, प्रतिबाधा कैसे निकाला जाता है, शक्ति गुणांक कैसे निकाला जाता है, सारी चीजें हमने बताया था ना।
तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अब बाबू हमारा मेन जो टॉपिक है, अनुनादी परपथ किसे कहते हैं? तो बाबू अनुनादी परपथ उसी को कहा जाता है कि जब बाबू प्रेरकीय प्रतिघात बराबर हो जाए धारतीय प्रतिघात के, तो इस प्रकार के परिपथ को हम लोग क्या कहते हैं? अनुनादी परिपथ कहते हैं। जब एलसीआर परिपथ में प्रेरकीय प्रतिघात बराबर हो जाए धारतीय प्रतिघात के, तो उसको हम लोग अनुनादी परिपथ कहते हैं। अब बाबू प्रेरकीय प्रतिघात हमने क्या कहा? एक्सएल। अब ये बराबर होना चाहिए धारतीय प्रतिघात या एक्सी के, तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को कहा जाता है क्या बाबू? ध्यान में रखना है, इस अवस्था को कहा जाता है क्या? अनुनादी परिपथ। कि जब एलसीआर परिपथ में प्रेरकीय प्रतिघात बराबर हो जाए किसके? तो धारतीय प्रतिघात के, इस अवस्था को कहा जाता है अनुनादी परिपथ। सिंपल सा बात है कि एक एलसीआर परिपथ में जब प्रेरकीय प्रतिघात बराबर हो जाए धारतीय प्रतिघात के, तो इसको हम लोग कहते हैं अनुनादी परिपथ। इसको क्या कहते हैं? अनुनादी परिपथ। इसको क्या कहते हैं? अनुनादी परिपथ। अब यहां पे थोड़ा सा डेफिनेशन देखिए कि जब किसी एलसीआर परिपथ में मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज की कला में होती है, अर्थात प्रतिवर्ती यहां पे प्रेरण मतलब प्रेरकीय प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर होता है, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? यहां पे याद रखना है, अनुनादी परिपथ कहते हैं। यहां पे साफ साफ लिखा है कि प्रेरणकीय प्रतिघात बराबर होता है धारतीय प्रतिघात के, तो इस परिपथ को क्या कहा जाता है? अनुनादी परिपथ कहा जाता है। इस स्थिति में परिपथ में प्रतिबाधा न्यूनतम क्या होता है बाबू? जेड बराबर आर होता है। अब यहां पे आप लोग नहीं समझोगे कि इस स्थिति में जो बाबू प्रतिबाधा होता है इंपेडेंस एलसीआर का, वो जेड बराबर हो जाता है आर के। कैसे? तो एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा हमने क्या निकाला था? एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा हमने क्या निकाला था? तो हमने निकाला था जेड इक्वल टू रूट अंडर क्या निकाला था बाबू? एक बार बता दीजिए। आर स्क्वायर प्लस क्या होता है? तो यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्स सी का क्या होता है? स्क्वायर होता है। चूंकि यहां पे आप लोग साफ साफ लिखिएगा, चूंकि हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने अनुनादी परिपथ में क्या पढ़ा? चूंकि हमने अनुनादी परिपथ में ये पढ़ा कि एक्सएल बराबर हो जाता है क्या बाबू? यहां पे याद रखना है एक्सी के। एक्सएल बराबर हो जाता है एक्सी के, यानी प्रेरकीय प्रतिघात बराबर हो जाता है धारतीय प्रतिघात के, उसे हम लोग अनुनादी परिपथ कहते हैं। तो बाबू या तो एक्सएल के जगह पे आप एक्सी लिख दीजिए या एक्सी की जगह पे एक्सएल लिखिए, क्योंकि ये दोनों क्या है? आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे हम अगर जेड यानी प्रतिबाधा इक्वल टू लिखे, तो यहाँ पे क्या होगा? रूट अंडर, अब ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस है। अब यहाँ पे बाबू क्या है? एक्सएल है तो हम एक्सएल लिख देंगे, माइनस है तो माइनस। बाबू ये एक्सी की जगह पे हम एक्सएल लिख सकते हैं? तो बोलिएगा हाँ। क्यों क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ पे एक्सी की जगह पे क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ पे एक्सएल लिख देंगे और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका क्या कर देंगे? हम स्क्वायर कर देंगे। अगर हम जेड निकालेंगे तो जेड इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे आप लोग समझिएगा, ये आर स्क्वायर है तो हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब ये स्क्वायर दोनों के लिए है ना, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सएल का स्क्वायर माइनस यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एक्सएल का स्क्वायर। अब ये बाबू ये प्लस में है माइनस में कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा ना, यानी हमारा क्या बचेगा? जेड इक्वल टू क्या बचेगा? रूट अंडर यहाँ पे आर स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो। यानी जेड इक्वल टू क्या बचा? तो जेड इक्वल टू हमारा क्या बचा? रूट आर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रूट खा जाएगा, यानी जेड इक्वल टू क्या बचा? आर। तो इस स्थिति में क्या हुआ बाबू? जेड बराबर हो गया आर के। तो ये हमने प्रूफ भी कर दिया है ना, जेड क्या हुआ? बराबर हो गया आर के, तथा परिपथ में धारा अधिकतम होती है, यह स्थिति वैद्युत अनुनाद कहलाता है। तो ये बाबू होता है अनुनादी परिपथ, है ना, अनुनादी परिपथ होता है। ठीक है, अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं? कि जब प्रेरकीय प्रतिघात, जब एलसीआर परिपथ में प्रेरकीय प्रतिघात बराबर हो जाता है धारतीय प्रतिघात के, तो इसी को कहा जाता है अनुनादी परिपथ। सिंपल सा बात है ना। तो प्रेरकीय प्रतिघात का प्रतिबाधा आपको पता है ना कि क्या होता है? जेड इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस क्या होता है प्यारा बच्चों? एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर होता है। चूंकि बाबू आपने पढ़ा कि अनुनादी परिपथ में क्या होता है? प्रेरकीय प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर होता है। तो बाबू यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, एक्सएल है तो एक्सएल है माइनस एक सी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्सएल लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में दोनों इक्वल है। तो हमने लिख दिया, तो ये क्या हुआ? कट के जीरो आ गया और हमारा क्या बचा? जेड इक्वल टू आर बचा। तो ये होता है अनुनादी परिपथ, जो कि उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बाबू मुख्य जो टॉपिक आता है, उससे पहले एक और टॉपिक पढ़िए कि अनुनादी परिपथ दो प्रकार के होते हैं। ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपके लिए हम बता दे रहे हैं थोड़ा बहुत कि अनुनादी परिपथ कितने प्रकार के होते हैं, बताइए फटाफट से। तो अनुनादी परिपथ होते हैं दो प्रकार के। अनुनादी परिपथ कितने प्रकार के होते हैं? आप कहिएगा दो प्रकार के होते हैं, है ना। अनुनादी परिपथ दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है श्रेणी, है ना,
अनुनादी परपथ तथा क्या होता है दूसरा समानांतर अनुनादी परपथ। तो श्रेणी अनुनादी परपथ क्या होता है कि जब श्रेणी क्रम में क्या होता है बाबू, यहाँ पे याद रखना है, एल प्रेरकत्व, सी संधारित्र और यहाँ पे क्या हो आर प्रतिरोध जुड़ा हो, तो इस प्रकार के परिपथ को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार के परिपथ को कहा जाता है श्रेणी क्रम अनुनादी परपथ। ये एल हो गया, ये सी हो गया, हमारा आर हो गया, तो ये हमारा क्या है श्रेणी अनुनादी परपथ है। अब समानांतर अनुनादी परपथ क्या होता है कि ये हमारा मान लेते हैं कि प्रतिवर्ती धारा है, ठीक है। अब ये धारा है, ठीक है, उसके बाद से ये हमारा क्या जुड़ गया, एगो प्रेरकत्व जुड़ गया, इसके साथ हमारा एगो प्रतिरोध जुड़ गया। ये क्या है प्यारे बच्चों, इसके साथ हमने क्या किया, एगो संधारित्र जोड़ा, फिर इसके साथ प्रतिरोध जोड़ दिया, किसमें, समानांतर क्रम में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा समानांतर अनुनादी परपथ हो जाएगा। अब ये हमारा एल है और ये आर है और ये हमारा सी है और ये आर है, ठीक है। तो बाबू अगर आपसे पूछेगा कि अनुनादी श्रेणी मतलब श्रेणी अनुनादी परपथ क्या होता है, तो आप क्या कहिएगा, श्रेणी अनुनादी परपथ किसे कहते हैं कि जब श्रेणी क्रम में प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध जुड़ा हो, जब श्रेणी क्रम में प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध जुड़ा रहता है, तो इस प्रकार के परपथ को हम लोग श्रेणी अनुनादी परपथ कहते हैं। और जब ये समानांतर क्रम में जुड़ा रहेगा तब इसे समानांतर अनुनादी परपथ कहेंगे। बस इतना ही जानिए क्योंकि एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। तो बस इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब जो हमारा मुख्य टॉपिक है बाबू क्या है, ट्रांसफार्मर है। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो बाबू ट्रांसफार्मर क्या है बाबू, याद रखना है, एक उपकरण है, एक डिवाइस है, एक युक्ति है ना। अब ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर जो होता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है ना। ट्रांसफार्मर एक अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करने वाला युक्ति है जो क्या करता है, निम्न प्रतिवर्ती वोल्टेज को उच्च प्रतिवर्ती वोल्टेज में और उच्च प्रतिवर्ती वोल्टेज को निम्न प्रतिवर्ती वोल्टेज में क्या करता है बाबू, परिवर्तित करता है, और इसी को कहा जाता है ट्रांसफार्मर, है ना। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जो ट्रांसफार्मर होता है प्रतिवर्ती करंट पे यानी अल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है, ना कि डीसी करंट पे काम करता है, ये भी आप लोग स्पष्ट रखिएगा। तो ट्रांसफार्मर के बारे में आपने क्या सुना, ट्रांसफार्मर के बारे में आपने ये सुना कि ट्रांसफार्मर एक अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे करने वाला एगो क्या है, डिवाइस है, एगो उपकरण है जो क्या करता है, निम्न प्रतिवर्ती वोल्टेज को बाबू उच्च प्रतिवर्ती वोल्टेज में बदलता है और उच्च प्रतिवर्ती वोल्टेज को निम्न प्रतिवर्ती वोल्टेज में बदलता है। इसी को हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं। यानी निम्न धारा को उच्च धारा में, उच्च धारा को निम्न धारा में बदलता है, या उच्च बाबू वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ट्रांसफार्मर बाबू ध्यान में रखना है कि केवल ये बाबू याद रखना है कि प्रतिवर्ती धारा में ही प्रयुक्त किया जाता है, सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट में ही इसका प्रयोग है। किसमें, सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट में ही इसका प्रयोग किया जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ना कि इसका प्रयोग होता है डीसी करंट में, ना कि इसका प्रयोग होता है किस में, तो ना तो इसका प्रयोग होता है डीसी में। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो बाबू ट्रांसफार्मर के बारे में आपने जाना कि यह एक अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है और इसका कार्य क्या होता है बाबू, प्रतिवर्ती निम्न प्रतिवर्ती वोल्टेज को उच्च प्रतिवर्ती वोल्टेज में बदलना और उच्च प्रतिवर्ती वोल्टेज को निम्न प्रतिवर्ती वोल्टेज में बदलना। और ये सिर्फ और सिर्फ किसमें, प्रतिवर्ती धारा में ही काम आता है और ये दिष्ट धारा में काम नहीं आता है, ठीक है। इतना आपने सुना। अब बाबू यहां पे बात आता है कि ये ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो सुनिएगा, ये जो ट्रांसफार्मर है ना, ये ट्रांसफार्मर होता है दो प्रकार का। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इससे क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन क्या होता है, बनता है, ध्यान में रखिएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, जिसे हम लोग उच्चई ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसे कहते हैं जो निम्न प्रतिवर्ती वोल्टेज को उच्च प्रतिवर्ती वोल्टेज में बदल देता है। जो निम्न प्रतिवर्ती वोल्टेज को उच्च प्रतिवर्ती वोल्टेज में बदल दे उसे कहते हैं बाबू क्या, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, है ना, उच्चई ट्रांसफार्मर। क्लियर है बात। ये इनपुट वोल्टेज को बढ़ा देता है। मान लीजिए कि आपके घर में स्टेबलाइजर लगा होगा, तो इनपुट अगर आ रहा होगा प्यारे बच्चों, इनपुट आ रहा होगा, है ना, यहाँ पे आईपी लिख देते हैं। इनपुट अगर आ रहा होगा, मान लेते हैं कि 160 वोल्ट आ रहा है ना, तो बाबू आउटपुट यहाँ पे आपका दिख रहा होगा। अगर स्टेबलाइजर लगाए हैं तो 230 वोल्ट चाहे 220 वोल्ट, इस प्रकार से आपका आउटपुट आ रहा होगा, है ना, बात है ना ये बात। तो बाबू ये क्या है, उच्चई ट्रांसफार्मर है।
उच्चयी ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, निम्न प्रतवर्ती वोल्टेज को उच्च प्रतवर्ती वोल्टेज में बदल देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उच्चयी ट्रांसफार्मर कहते हैं, है ना। अब बाबू इसकी कुंडलियों के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से इसकी कुंडली होती है ना, कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, कितनी होती है, सारी चीजें अभी आपको डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए बाबू, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया कि अगर आपसे पूछेगा कि बाबू ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो निम्न प्रतवर्ती वोल्टेज को क्या करता है, उच्च प्रतवर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करता है ना। दूसरे शब्दों में कहे तो ये इनपुट वोल्टेज को बढ़ाता है, इनपुट मान लीजिए कि कम आ रहा है तो उसको बढ़ा के ज्यादा कर देगा, तो वो क्या हो गया बाबू, हमारा हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब बाबू बात आती है यहां पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपचयी ट्रांसफार्मर कहते हैं। अपचयी ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है कौन सा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसमें क्या होता है कि यह एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो बाबू याद रख लेना है कि जो उच्च प्रतवर्ती वोल्टेज को निम्न में बदल देता है ना, निम्न प्रतवर्ती वोल्टेज में बदलेगा। मान लेते हैं कि आपके घर में आ रहा है 250 वोल्ट का करंट आ रहा है ना, ज्यादा आ रहा है, तो उसको कम करके क्या करेगा, 210 230 वोल्ट में क्या करेगा, परिवर्तित कर देगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपचयी ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे, है ना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, यह एक प्रकार का एक ऐसा मतलब ट्रांसफार्मर होता है जो क्या करता है बाबू, ध्यान में रखना है, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो उच्च प्रतवर्ती वोल्टेज को निम्न प्रतवर्ती वोल्टेज में बदल देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो हम लोग कहते हैं क्या, अपचयी ट्रांसफार्मर, है ना। यानी एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो उच्च वोल्टेज को बाबू क्या करता है, कम में बदलता है, और प्राथमिक कुंडली में अधिक फेरों और द्वितीय कुंडली में कम फेरों की संख्या का उपयोग करके करता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सिंपल सा आपने क्या पढ़ा कि ट्रांसफार्मर एक अन्योन्य प्रेरण के डिवाइस पे, मतलब अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे करने वाला एक क्या है, उपकरण है जो एसी वोल्टता को घटाता या बढ़ाता है, और ये सिर्फ प्रतवर्ती धारा पे ही कार्य करता है, डिस्त धारा पे ये काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद से बाबू हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा उच्चयी ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो क्या करता है, निम्न प्रतवर्ती वोल्टेज को उच्च प्रतवर्ती वोल्टेज में बदल देता है। फिर हमने क्या पढ़ा, अपचयी ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रतवर्ती मतलब जो उच्च प्रतवर्ती वोल्टेज को निम्न प्रतवर्ती वोल्टेज में बदल देता है। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे आइए ट्रांसफार्मर की रचना पढ़ते हैं कि ट्रांसफार्मर आखिर किस प्रकार से होता है। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ट्रांसफार्मर की अगर रचना की बात करें तो ट्रांसफार्मर की रचना कुछ इस प्रकार से होती है, ट्रांसफार्मर की रचना कुछ इस प्रकार से होती है, यहां पे आप लोग क्लियर रखिएगा। ट्रांसफार्मर की रचना क्या होती है, कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, किस प्रकार से अभी हम आपको बता रहे हैं। ट्रांसफार्मर कुछ की रचना कुछ इस प्रकार से होती है, जिसमें क्या होता है, लोहे का करोड़ लगाया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, लोहे का करोड़ लगा होता है ना, लोहे का करोड़ लगाया जाता है। ठीक है, रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर बना ले कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार से होता है। चलिए, ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है। अब ट्रांसफार्मर में क्या होता है प्यारे बच्चों, कुंडली होता है। कुंडली में क्या होता है प्यारे बच्चों, फेरे होते हैं इस प्रकार से। ये क्या हो गया, प्राथमिक कुंडली हो गया, और ये हमारा क्या होता है, द्वितीय कुंडली होता है ना। ये क्या होता है, द्वितीय कुंडली होता है। ये हमारा क्या है बाबू, ट्रांसफार्मर है, और ये क्या होता है, लोहे का करोड़ होता है, और इसमें क्या होती है, कुंडलियां लगी होती है, जिससे हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडली। इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडली कहते हैं। ये क्या है, प्राथमिक कुंडली है, और ये हमारा क्या होता है, द्वितीय कुंडली होता है। ये क्या होता है, द्वितीय कुंडली होता है। द्वितीय क्या होता है प्यारे बच्चों, कुंडली होता है, ये आपको क्लियर रखना है। ये हमारा क्या होता है, प्राथमिक कुंडली होता है, और ये हमारा होता है द्वितीय कुंडली। ये क्या है, हमारा ट्रांसफॉर्मर है। इस प्रकार से इसमें क्या किया जाता है, वाइंडिंग किया जाता है
बाबू तांबा का तार होता है चाहे कॉपर के तार का क्या किया जाता है, वाइंडिंग किया जाता है। पहला होता है प्राथमिक और दूसरा होता है बाबू क्या, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी यानी एनपी भी कहते हैं, और इसको हम लोग क्या देते हैं, एनएस यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे क्या है, ट्रांसफार्मर की रचना की बात करें तो यहाँ पे पाटलित क्रोड है ना, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे क्या है, पाटलित क्रोड। ये जो क्रोड हमने बनाया था सफेद सफेद में, ये क्या है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसको बोलते हैं क्या, पाटलित क्रोड। अब ये करता क्या है, ध्यान रखिएगा कि यह ट्रांसफार्मर का मुख्य भाग है जो चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। ये नर्म लोहा का पाटली मतलब पतली परतों से बना होता है। ये बाबू ध्यान में रखना है कि ये बाबू किसका बना होता है, नरम लोहा का बना होता है, पतली पतली परतों से बना होता है, जिन्हें एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। बहुत सारे पतले पतले लोहे के, नरम लोहे से ये जोड़ जोड़ के बनाया जाता है। पाटलित क्रोड यहाँ पे भर धराव के कारण होने वाले ऊर्जा के नुकसान को कम करने में मदद करता है। यानी बाबू ध्यान में रखना है कि जो पाटलित क्रोड है, यानी ये बाबू जो क्रोड है, ध्यान में रखना है, ये जो ट्रांसफार्मर का क्रोड है ये किसका बना होता है, तो बाबू ये बना होता है नर्म लोहा का। ये किसका बना होता है, नर्म लोहा का बना होता है ना। ये बाबू बहुत सारे नर्म लोहे को मिला के बाबू इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। इसका बनाने का कारण क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर में भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, जब चुंबकीय फ्लक्स, जब धातु का टुकड़ा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है तो वो भंवर धारा में परिवर्तित होता है, तो उससे ऊर्जा से हानि से बचाने के लिए इस ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार बनाया जाता है। यानी बाबू आपने क्या पढ़ा, पाटलित क्रोड के बारे में पढ़ा। अब बाबू प्राथमिक कुंडली क्या होता है ना। बाबू प्राथमिक कुंडली क्या होता है कि यह वह कुंडली है जिसमें इनपुट वोल्टेज लगाया जाता है। यह विद्युत रोधे तांबे के तार की बनी होती है और यह क्रोड के एक हिस्से पर क्या होती है, लपेटी जाती है। यानी ये जो प्राथमिक कुंडली है बाबू, ये क्या होता है, एगो बाबू ये जो लोहे का एगो क्रोड है ना, इसके एगो बगल क्या किया जाता है, लपेटा जाता है, और ये जो वाइंडिंग किया जाता है तांबे के तार से, कॉपर के तार से बाबू किया जाता है वाइंडिंग, है ना। और ये बाबू यहां से इनपुट वोल्टेज आता है और द्वितीय कुंडली से क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज निकलता है। इनपुट वोल्टेज यहां पे आएगा, आउटपुट वोल्टेज उससे निकलेगा। यही बात है। द्वितीय कुंडली क्या है कि यह एक कुंडली है जो आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करती है। यह भी बाबू विद्युत रोधी तांबे के तार से बनी होती है, या और क्रोड के दूसरे हिस्से पर लपेटी जाती है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में अलग अलग होती है, जिससे वोल्टेज का अनुपात क्या बदलता है, मतलब बदल जाता है। यानी जो द्वितीय कुंडली है चाहे प्राथमिक कुंडली है, ये जो ट्रांसफार्मर है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रांसफार्मर है इसके ये बाबू यहाँ पे प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली है, इसमें फेरों की संख्या अलग अलग होगी, है ना। अगर देख लीजिए, अगर बाबू ध्यान में रखिएगा कि ये हमारा क्या है, मतलब बाबू ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। अब यहाँ पे हम आपको ट्रांसफार्मर एक बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या है, एक ट्रांसफार्मर है। सुनिएगा, अब यहाँ से आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक ट्रांसफार्मर है, ये क्या है, एक ट्रांसफार्मर है, जिसमें ये क्या लगा हुआ है, लोहे का क्रोड लगा हुआ है। ये बाबू लोहे का क्रोड बाबू किसका बना होता है, तो ये नरम लोहा का बना होता है। क्या होता है, ये नरम लोहा का बना होता है। क्यों नरम लोहा का बना होता है, क्योंकि बाबू जब यहाँ पे फ्लक्स का धातु का टुकड़ा फ्लक्स में परिवर्तित होता है तो बाबू भंवर धारा का रूप लेता है। तो भंवर धारा से होने वाली हानि से बचाने के लिए, ऊर्जा हानि से बचाने के लिए इसको क्या किया जाता है बाबू, परतदार बनाया जाता है। और बहुत सारे परतदार लोहे होते हैं, उससे मिलके ये क्या होता है, बना हुआ होता है। अब बाबू हमने क्या पढ़ा कि बाबू इसमें क्या होता है, दो गो क्या होता है, वाइंडिंग किया जाता है। दो कुंडली होता है, जिसमें प्राथमिक कुंडली में क्या किया जाता है, विद्युत रोधी तांबे के तार से वाइंडिंग किया जाता है। दूसरे पे भी विद्युत रोधी बाबू तांबे के तार से क्या किया जाता है, वाइंडिंग किया जाता है। पहले में क्या होता है, इनपुट होता है, दूसरे में क्या होता है, आउटपुट होता है। तो अगर बाबू याद रखना है कि यह दो प्रकार के होते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के जो प्राथमिक कुंडली है ना, इसकी फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है ना, फेरों की संख्या कम होती है। और बाबू द्वितीय कुंडली में क्या होता है, ध्यान में रखना है कि फेरों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। इसमें क्या होता है, फेरों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहां से इनपुट आता है कम, है ना, यहां से क्या हो गया, इनपुट आता है कम, और यहां पे जो आउटपुट है बाबू क्या निकलता है, ज्यादा निकलता है। आउटपुट क्या होता है, ज्यादा निकलता है। यानी बाबू ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि यहाँ पे जो प्राइमरी है ना वाइंडिंग, वो कम होता है किससे बाबू, सेकेंडरी वाइंडिंग से। यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है बाबू, याद रखना है कि कुंडली की संख्या यानी लपेटों की संख्या ज्यादा होती है प्राथमिक से, इसीलिए क्या करता है कि वोल्टेज को बढ़ा देता है।
बाबू याद रखिएगा उच्चई ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि बाबू कम वाइंडिंग किया हुआ रहता है, जबकि बाबू द्वितीय कुंडली में क्या होता है, ज्यादा वाइंडिंग किया हुआ रहता है। तो कम वोल्टेज को क्या करता है, ज्यादा वोल्टेज में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। तो ये है हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब बाबू यहां पे फिर से अगर हम ट्रांसफार्मर बनाना चाहें, यहां पे हम क्या करें, अगर फिर से हम ट्रांसफार्मर बनाना चाहें बाबू, यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर हम फिर से ट्रांसफार्मर बनाना चाहें तो बाबू फिर से अगर हम बनाते हैं जल्दी जल्दी, यहां पे ध्यान रखिएगा, फटाफट से हम बना देते हैं। ये हमारा मान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर है। अब बाबू यहाँ पे अपचयी ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तो अपचयी ट्रांसफार्मर में क्या होता है, द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है प्रथम कुंडली की फेरों की संख्या से। तभी तो बाबू यहाँ पे इनपुट ज्यादा आता है ना, इनपुट क्या होता है, ज्यादा आता है, इनपुट क्या आता है, ज्यादा आता है। और ज्यादा को क्या करता है बाबू, ये आउटपुट क्या करता है, आउटपुट क्या करता है, कम कर देता है, कम वोल्टेज कर देता है। यानी प्राथमिक कुंडली में क्या होती है, फेरों की संख्या ज्यादा होती है बाबू, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो इस प्रकार से क्या करता है, ये वोल्टेज को डाउन कर देता है। ठीक है, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। वही बातें यहाँ पे लिखी गई है, लिखा गया है क्या कि बाबू यहाँ पे साफ लिखा गया है कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में अलग अलग होती है। यानी द्वितीय में अगर ज्यादा हुआ तो वोल्टेज बढ़ा देगा, द्वितीय में कम हुआ तो क्या होगा, वोल्टेज को कम कर देगा, है ना। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बाबू ट्रांसफार्मर की कार्य विधि, तो बाबू ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो बाबू याद रखना है कि ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो बाबू प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखिएगा कि प्राथमिक कुंडली में यानी एनपी, एनपी का मतलब क्या, प्राइमरी में, प्राथमिक कुंडली में, है ना, एनपी यानी प्राथमिक कुंडली में यहाँ पे उत्पन्न विद्युत वाहक बल, यहाँ पे लिख दीजिएगा उत्पन्न, है ना, उत्पन्न विद्युत वाहक बल, है ना, विद्युत वाहक यहाँ पे याद रखना है बल, है ना। बाबू पहली बात कि ट्रांसफार्मर की कार्य विधि, सबसे पहले आपको पता है कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जो प्राइमरी है, यानी बाबू याद रखना है कि जो प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो बाबू हमारा आपको पता है ना कि यहाँ पे ईपी, ईपी लिख देते हैं प्राथमिक के लिए, इसमें विद्युत वाहक बल क्या उत्पन्न होगा, माइनस एन पी, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी फाइव बटे क्या होगा, डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से बाबू सेकेंडरी वाइंडिंग में, है ना, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, द्वितीय कुंडली में यहाँ पे लिख देते हैं उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उत्पन्न विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, है ना, उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो बाबू द्वितीय कुंडली में क्या होगा, ई एस, सेकेंडरी है ना, ई एस इक्वल टू क्या होगा, माइनस एन एस, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग है। और यहाँ पे क्या होता है, डी फाइव बटे में क्या होता है, डी टी होता है। इसे समीकरण 1 मानिए, इसे समीकरण 2 मानिए। अब क्या करिएगा कि समीकरण 1 को, है ना, 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को 2 से भाग दीजिएगा, समीकरण यहाँ पे लिख दीजिए 1 को 2 से भाग देने पर, है ना, 2 से भाग देने पर, है ना, भाग देने पर, भाग देने पर, है ना, जब इसको बाबू भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ये ईपी इक्वल टू क्या होगा, तो बाबू ईपी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है ना, और यहाँ पे क्या है, डी फाइव बटे में क्या है ना, डी फाइव बटे में क्या है, डी टी है। फिर भाग देना है, दूसरा समीकरण क्या है, ई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन एस है तो माइनस एन एस, और डी फाइव बटे में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग कैसे इसको बना सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा कि ये माइनस से माइनस कट गया, ये डी फाइव बाई डी टी से डी फाइव बाई डी टी कट गया। यानी बाबू हम इसको लिख सकते हैं ईपी बटे में ई एस इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पे ध्यान में रखना है, एन एस बटे में एनपी बटे में एनएस, है ना, एनपी बटे में क्या लिख सकते हैं, एन एस लिख सकते हैं। तो ये है बाबू क्या, इसका कार्यविधि जो आपको ध्यान में रखना है ना, ये है इसका कार्यविधि जो आपको ध्यान में रखना है। तो ट्रांसफार्मर के लिए इतना काफी है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, बहुत ही कम पूछा जाता है ट्रांसफार्मर, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए बाबू, आपको उम्मीद है हमको कि ये सब, ये जो क्लास है आपको समझ में आया होगा। आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलेंगे क्या, अब इसके ऑब्जेक्टिव का क्लास करेंगे, ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव के क्लास में मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के बाबू पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय।